नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करके है उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जनरली जो मैं कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए screener.in करके जो वेबसाइट है उनका ही यूज करता हूँ। तो ये वेबसाइट के अंदर आके मैं यहाँ पे जो सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट्स दी गई होती है उनको विजिट करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम राजेश एक्सपोर्ट्स की जो वेबसाइट है उनको विजिट करें तो उसकी वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे उन्होंने जो क्लेम किया है कि उनकी जो वेलकम करके स्विट्जरलैंड में यूनिट है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवर गोल्ड रिफाइनरी है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहती है कि व्हाइटफील्ड करके जो उनकी यूनिट है बेंगलोर के अंदर वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके बाद अगर बात करें तो शुभ ज्वेलर्स करके रिटेल शोरूम जो कर्नाटका में अभी प्रेजेंस है वो रिटेल सेगमेंट में है वो कह रही है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वेलकम भी जो है वो पूरे वर्ल्ड की जो बैंक है उसको गोल्ड बिस्किट्स एक्सपोर्ट करती है जो कि हाईली क्रेडिटेड है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि ज्वेलरी प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड क्लास है, इनके पास यूनिट जो है R&D के हिसाब से और सभी के हिसाब से। उसके बाद अगर यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना ऐसा है फ्रेंड्स कि ये एकलौती कंपनी ऐसी है गोल्ड के अंदर जो पूरे के पूरी वैल्यू चेन इनके पास रखती है। उसका मतलब यह हुआ कि ये जो गोल्ड की माइनिंग भी यही कंपनी करती है और माइनिंग किया हुआ गोल्ड जो है उनको रिफाइनिंग भी यही करते हैं और रिफाइनिंग के बाद ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग भी यही करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनका एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो एक्सपोर्ट जो है होलसेल और रिटेल तो मीन्स एंटायर वैल्यू चेन इनके पास है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ओवरव्यू में देखो तो यहाँ पे दिखाया गया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 1989 से गोल्ड और उनके रिलेटेड बिजनेस में उनकी प्रेजेंस है और REL का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये एकलौती कंपनी ऐसी है गोल्ड में एंटायर वैल्यू चेन रखती है और दुनिया का 35% जो गोल्ड है उनकी रिफाइनिंग करती है। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और लो कॉस्ट ज्वेलरी इनकी रहती है क्योंकि इनके पास पूरी वैल्यू चेन मौजूद है। वर्ल्ड क्लास इनके पास R&D फैसिलिटी है और यहाँ पे उनका कहना है कि हमारे पास 29,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस ज्वेलरी के अंदर प्रेजेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हो सभी चीज़ों को, ये इन्वेस्टर्स के अंदर जाके सभी चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़ में जाके देख सकते हो। तो ये वेबसाइट को आप पूरी तरह से देखोगे तो कंपनी के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी जो कि मैंने ली है। जो अच्छा खासा उनका प्रेजेंस है एंटायर वैल्यू चेन के अंदर, ऐसा मुझे देखने को मिला है। तो इनके बाद जो है फ्रेंड्स मैं जनरली ये screener.in की वेबसाइट है वहाँ पे आता हूँ और ये जो की पॉइंट्स करके सेक्शन है उसको पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स के जो की पॉइंट्स है उनको आप पढ़ो तो यहाँ पे दिया गया है कि ये 1989 से ये बिज़नेस के अंदर इनकी प्रेजेंस है और बिज़नेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी गोल्ड की रिफाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ पे रिटेल में भी इनकी प्रेजेंस है। और ये 35% जो पूरा गोल्ड है पूरे वर्ल्ड वाइड वो उनका रिफाइनिंग करती है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो 29,000 एक्टिव डिज़ाइन इनके पास है जिसके अंदर प्लेन गोल्ड हो गया, कास्टेड ज्वेलरी, मशीन चेन, मशीन बैंगल, पाइप ज्वेलरी, होलो ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, चेन, नेकलेस, जितने भी टाइप के ज्वेलरीज आते हैं सभी के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन इनके पास है, ऐसा कहना है। रिटेल प्रेजेंस की बात करें तो इन्होंने शुभ ज्वेलर्स करके जो शोरूम है वो कर्नाटका के अंदर उनकी मौजूद है और 82 से भी ज़्यादा इनके शोरूम्स अभी तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं। एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस एकलौता है ये कि जो 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इनकी एक्सपोर्ट होती है गोल्ड की। और ऑर्डर बुक की बात करें तो 70,000 करोड़ का ऑर्डर अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इनके पास मौजूद है, ऐसा बताया गया है। कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे उनका कहना है फ्रेंड्स कि ये जो इनका बिजनेस रिफाइनिंग के अंदर ज़्यादा है, इनकी जो रेवेन्यू है वो रिफाइनिंग से आती है, तो रिफाइनिंग के अंदर जो मार्जिन है वो 1% या उससे भी कम रहता है, जो एक यहाँ पे देखने वाली बात रहती है। यहाँ पे अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वलकाम्बी करके स्विट्ज़रलैंड में इनकी यूनिट है और एक उत्तराखंड इंडिया में रिफाइनरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें
तो इंडिया के अंदर बेंगलोर और कोचिन में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दुबई के यूएई में ज्वेलरीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके पास है। न्यू वेंचर्स की बात की जाए तो जनवरी 2023 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने इंडिया की गवर्नमेंट के साथ 5 गीगावाट का लिथियम आयन सेल का मैन्युफैक्चरिंग करने के प्लांट्स गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है उनके अंदर वादा किया है, जिनके अंदर 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग है, ऐसा कंपनी दिखा रही है। ऑन गोइंग लिटिगेशन की बात करें, मीन्स कंपनी एक मुकदमा लड़ रही है। जब इन्होंने वेलकम भी जो स्विट्ज़रलैंड की यूनिट है वो एक्वायर की थी, तब कुछ जो वर्ल्ड की बैंक है ब्रांचेज है वहाँ से उनको पैसा लेना था। वो कोविड-19 की वजह से जब डिले हुआ तो अभी जो जैसे करेंसीज के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ उनकी वजह से उसको 700 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो उनका एक मैटर है कि जो प्राइसेस है वो अभी के जो करेंसी है उनके दाम पे दिया जाए ताकि उनका लॉस कम हो सके। तो वो मैटर के चलते एक मुकदमा ये कोर्ट के अंदर लड़ रही है जो अभी कंटिन्यू है। तो कंपनी का सबसे बड़ा इशू है वो अभी है कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो कि अभी शेयर प्राइस गिरी है वो यही इशू की तरह वजह से गिरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जो Q1 रिजल्ट था, तब कंपनी का जो ऑडिटर रिपोर्ट था वो रिजल्ट में वो मिसिंग था, और उसके बाद Q2 के अंदर जो है वो कैश फ्लो मिसिंग था, और आगे फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 का पूरा जो कंसोलिडेट नंबर है वो ऑडिटर ने ऑडिट ही नहीं किया है। तो ये जो कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड इशू है वो इशू की वजह से ही शेयर प्राइस गिरा है। उसको हम डीपली आगे जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं तो कंपनी का यहाँ पे कहना ऐसा है कि हम रिटेल के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, और उनके चलते हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर भी काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हाई ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी एक कंपनी का बहुत बड़ा इश्यू है फ्रेंड्स, कि कंपनी की बैलेंस शीट में 11,000 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाया गया है, जो कि कभी भी बैड डेब्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स की पॉइंट्स के बाद मैं जो है जनरली वो फाइनेंशियल रेशियोज़ और नंबर की डिस्कशन करता हूँ। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ और नंबर का मेन चीज़ ये रहता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर या जो रेशियोज़ है वो अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और अगर यहाँ पे कोई कम होता है नंबर तो क्यों कम होता है। यहाँ पे वाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी के अंदर अभी जो इशू चल रहा है वो टेम्पररी है या परमानेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट कैप की बात करें तो 8,000 करोड़ है, जो कि अभी उनकी जो स्टॉक प्राइस है वो 75% से ज़्यादा गिर चुकी है, उनकी वजह से मार्केट कैप कम हो गया है। बाकी आप देख सकते हो इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.04%, जो कि बहुत ही कम यानी नेग्लिजिबल है, वो एक अच्छी बात है। अगर ROE की बात करें तो 2% के आसपास है, और ROC 3% के आसपास है, जो कि बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे ROE और ROC की बात करें तो इनका जो लिंक है वो नेट प्रॉफिट के साथ होता है। तो यहाँ पे कंपनी पिछले कुछ टाइम से अपना जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कम पोस्ट कर रही है, उनकी वजह से ROE और ROC कम हो गया है। अगर यहाँ पे स्टॉक PE की बात करें तो 200 से भी ज़्यादा है, जो कि इंडस्ट्री PE से बहुत ज़्यादा है। और अगर अपने आप के PE से भी कंपेयर करें तो भी हाईएस्ट एवर है। मीन्स कि PE रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है। और PE रेशियो भी कब बढ़ता है, इनका लिंक भी अपने नेट प्रॉफिट के साथ ही लिंक है, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है तो स्टॉक PE हमेशा हाईएस्ट एवर हो जाता है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 500 के ऊपर है, जो कि पॉजिटिव में है, और बुक वैल्यू जो है वो अपने करंट मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा है। मीन्स कि यहाँ पे बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर अपने ही बुक वैल्यू से आप कैलकुलेट करो तो भी बुक वैल्यू लोवेस्ट एवर है। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी का जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, ऐसा यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा फाइनेंशियल रेशियो। तो इनके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखो तो जून 2021 में जो नेट प्रॉफिट 271 करोड़ का था वो हाईएस्ट एवर 309 तक पहुंचा था जून 2023 में। लेकिन इनके बाद यहाँ पे आप देखो तो जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स आगे हमने जैसे डिस्कस किया
कि नेट प्रॉफिट के कम होने से ROE और ROC कम हो गया और स्टॉक पे बढ़ गया। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ वो जानने के लिए यहाँ पे हमें पहले जो टैक्स है वो देखना है कि कहीं कंपनी जो अपना टैक्स है वो तो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं दे रही। लास्ट 2 क्वार्टर में नॉर्मल से ज़्यादा दिया है, बाकी तो सेम ही है, तो यहाँ पे उतना इश्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट दी गई है यहाँ पे हमें देखना है कि ये तो कहीं सडनली कंपनी ने बढ़ा दिया नहीं है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल है। लेकिन तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ सेल्स के अंदर है। यहाँ पे आप देखो तो पहले 50,000 की सेल्स थी, वो हाईएस्ट एवर 85,000 तक पहुँची थी क्वार्टरली बेसिस पे जून 2023 में। लेकिन उनके बाद यहाँ पे आप देखो तो सेल्स के जो नंबर है फ्रेंड्स वो लगातार कम हो रहे हैं। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट कम होने का वाई था वो यहाँ पे हमें सेल्स के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा कि सेल्स अगर कम हुई तो क्यों कम हुई, उनको हम आगे देखेंगे। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम हुआ है। जो 31,000 की सेल्स थी वो फ्रेंड्स 3 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गई थी, 3 करोड़ लाख से भी ज़्यादा के आसपास पहुँच गई थी 2023 में। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू सेल्स के अंदर कमी आई है, जिनके चलते इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है, क्योंकि इनका ऑपरेशन रिफाइनिंग का ज़्यादा है जहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी कम है। तो इनके चलते इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो गई है। तो हम सेल्स कम क्यों हुई उनको आगे देखेंगे। पहले बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट की यहाँ पे बात करें तो 30,000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल और 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिजर्व्स इनके पास पड़ा है, जो कि लगातार बढ़ रहा है और अपनी मार्केट कैप से भी ज़्यादा रिजर्व्स है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे एसेट्स की बात करें तो कंपनी अपने एसेट्स लगातार बढ़ा रही है और अपनी मार्केट कैप से भी ज़्यादा यहाँ उनके पास एसेट्स है, जो कि बैलेंस शीट बहुत हेल्थी है। इनके बाद अगर राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 54% की होल्डिंग है, FII के पास ऑलमोस्ट 15% की होल्डिंग है और DII के पास ऑलमोस्ट 11% और पब्लिक के पास 19% की होल्डिंग है। इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखो तो कुछ बड़े लोग शामिल है जिनकी होल्डिंग 9% के आसपास है। तो मेरे और आप जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उनकी जो होल्डिंग यहाँ लेस देन 10% यानी 10% के आसपास है, जो हमें ये दिखाता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड्स की प्रेजेंस ज़्यादा है और वीक हैंड्स के पास माल कम है, जो कि अनदर एक गुड साइन है। तो यहाँ तक हमने वेबसाइट्स देखी, की पॉइंट्स देखा, फाइनेंशियल नंबर देखा, वहाँ पे हमें पता चला कि कंपनी के अंदर कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस का इश्यू है और कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार कम हुई है, जिनके चलते प्राइस में भी कमी आई है। तो अब हमें सेल्स कम क्यों हुई उनको देखने के लिए फ्रेंड्स मैं जनरली ये कौन सेगमेंट है वहाँ पे ये जो PPTs दी रहती है उनको पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब ये राजेश एक्सपोर्ट्स की ये PPT है वहाँ पे गया तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो PPT है वो फ्रेंड्स बहुत पुरानी है। यहाँ पे आप देखो तो ये जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है वो 2019 का है। मीन्स कि 2019 के बाद कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, जो कि इन्वेस्टर्स के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 2019 की है, मीन्स यहाँ पे पुरानी है। तो यहाँ से मुझे कुछ पता नहीं चला कि सेल्स कम क्यों हुई। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ट्रांसक्रिप्ट एंड नोट्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। ये दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब कंपनी AGM करती है तब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का Q&A सेशन होता है वो नहीं रखती है, तो उनके चलते ये भी नहीं है। तो मैंने आगे जाके ये जो क्रेडिट रेटिंग अपडेट है वो जब पढ़ने की ट्राई की तब वहाँ से हमें पता चला ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका कहना ये है फ्रेंड्स कि राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर ये जो हाईएस्ट एवर सेल्स जो आई थी मार्च 2023 में, तब कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो मिस था। वहाँ से ही एक क्वेश्चन मार्क चालू हो गया और इन्वेस्टर्स ने सवाल करना चालू किया। तो वो क्वेश्चन करना चालू किया, उसके बाद NSE और SEBI ने भी क्वेश्चन किया, लेकिन तब कंपनी के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच मतभेद हो गया, जिनके चलते उसके बाद कंपनी ने अपने जो रिजल्ट्स है वो ही कंसोलिडेट नंबर्स प्रेजेंट करना चालू कर दिया। मीन्स कि वहाँ पे लिखा हुआ कंसोलिडेट ही है, फिर भी जो इंडिया की जो कंपनी है उनका ही रिजल्ट है, उनकी जो सब्सिडरी बाहर में है उनका रिजल्ट जो है ऑडिट ही नहीं किया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेट है,
यहाँ पे सेल्स तो ऑब्वियसली कम होगी ही होगी, क्योंकि ये जो नंबर्स है फ्रेंड्स वही कंसोलिडेट स्टैंड अलोन नंबर है। ये जो उनकी सभी सब्सिडीज है उनके नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, उनकी वजह से सेल्स जो है कम हुई है। ऐसा हमें ये रेटिंग एजेंसीज है उनका रिपोर्ट पढ़ के जानने को मिला। और जो रेटिंग एजेंसीज है उनका कहना भी ये है कि हम रेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें मैनेजमेंट की ओर से कोई भी कोऑपरेट नहीं मिल रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्योंकि सेल्स कम हुई तो एग्जैक्टली रीजंस क्या है, कोई भी मैनेजमेंट कोई भी टाइप का इंटरव्यू या कोई भी बात नहीं बता रहा है। यहाँ पे आप देखो तो सेबी के प्रेशर के बाद ये जो एनुअल रिपोर्ट है फ्रेंड्स 2024 का, वो एनुअल रिपोर्ट ये जो जून महीने में ये रिजल्ट है वहाँ पे दिया गया था, उसमें भी कंसोलिडेट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टैंड अलोन नंबर है। तो ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लैप्स है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता है। लेकिन फ्रेंड्स ये इशू बहुत टाइम से चल रहा है, स्टॉक प्राइस भी डाउन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनकी होल्डिंग कम नहीं हो रही है। तो इनको देख के हमें ये लगता है कि ये इश्यू टेम्पररी है। जब कंपनी अपना कंसोलिडेट नंबर पोस्ट करना चालू करेगी, सेल्स धीरे धीरे बढ़ेगी, तो स्टॉक प्राइस अपने आप बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली शेयर आप देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 70% स्टॉक क्रैश कर चुका है। मीन्स अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखो तो ये शेयर हमें 70% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ऐसे टाइम में मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी कैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो आपको बता दूँ। तो कोई भी स्टॉक फ्रेंड्स कितना भी अच्छा हो मैं मेरे पोर्टफोलियो का 7% ही एक स्टॉक में डालता हूँ, और मेरा 7% जो होता है वो 30,000 रुपीज़ होता है। तो इस 30,000 रुपीज़ को भी मैं एक ही टाइम में और एक ही प्राइस पे नहीं लगाता हूँ, मैं उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो ये शेयर में भी मैंने 3 हिस्सों में वो अमाउंट को डिवाइड किया था, और यहाँ पे मेरा जो 2 SIP ऑलरेडी लग चुका है। पहला SIP मैंने 300 के प्राइस पे लगाया था फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखो तो लास्ट कुछ टाइम में मार्केट में करेक्शन आई, तब ये स्टॉक 300 के लेवल से 10% डाउन चला गया था 270 के नीचे। तो तब मैंने एक और SIP लगा दी, और अगर ये फर्दर नेगेटिव सेंटीमेंट या इसके अंदर कुछ न्यूज़ आता है और 10% वापस डाउन जाता है मेरे प्राइस से, तो मैं और एक सिप लगाऊंगा। या तो डाउन नहीं जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो भी ऊपर जाके जब नीचे के सपोर्ट पे आएगा तब और एक सिप लगा दूंगा। तो ऐसे करके मैं अलग अलग टाइम पे रिजल्ट को ऑब्जर्व करके, न्यूज़ और कंडीशन को ऑब्जर्व करके अलग अलग टाइम में सिप लगाता हूँ। और यह लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं जो जनरली है वो यहाँ पे कितना गेन हो सकता है वो मैं देखता हूँ। अगर यहाँ पे आप फ्रेंड्स देखो तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आना चालू हो जाते हैं अगर, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के बीच में थोड़ा तनाव बढ़ा है वो कम होता है, और कंपनी जो अपना जो रिजल्ट्स ओरिजिनल जो है कंसोलिडेट वो प्रेजेंट करती है और सेल्स बढ़ जाती है, तो फ्रेंड्स ये कंपनी अगर अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाती है तो भी मोर देन 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। अगर ये रिटर्न आने में और ये कंडीशन में सुधार आने में फ्रेंड्स अगर 3 to 5 ईयर भी लगता है तो भी यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है उतना टाइम इसमें नहीं लगता है फ्रेंड्स। अगर कंडीशन अच्छी हो जाती है तो 3 to 4 ईयर या 2 से 3 ईयर में ही ये लेवल्स आसानी से प्राइस पहुंच जाता है। तो ये है मेरा एनालिसिस करने का तरीका और मेरा इन्वेस्टिंग करने का तरीका। आप अगर ऐसे शेयर आपकी नज़र में आता है तो आप फ्रेंड्स किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो या करना चाहोगे वो ज़रा कमेंट में बता दीजिए। और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।